हिंदी मीडियम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे विज्ञान कक्षा 8 का जो अध्याय 2 है, इसके एनसीईआरटी अभ्यास के सभी प्रश्न उत्तर, मतलब जितने भी प्रश्न उत्तर हैं इस चैप्टर में अभ्यास में, वो सभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप इंस्टा या फेसबुक पे हैं तो आप हिंदी मीडियम को ज़रूर फॉलो करें। यहाँ पर मैं अलग अलग तरह की जानकारी अपलोड करता रहता हूँ। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इंग्लिश मीडियम मैथ्स के लिए एक स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इंग्लिश मीडियम में साइंस के लिए डियर साइंस इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास का जो पहला प्रश्न है इससे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब यहाँ पे कुछ रिक्त स्थान यानी खाली स्थान दिए गए हैं, इनको हमें पूरा करना है। ठीक, तो यहाँ पर देखो जो इसका पहला हिस्सा है, इसमें बोला गया सूक्ष्म जीवों को, फिर यहाँ पे खाली स्थान, की सहायता से देखा जा सकता है। तो हमें पता है कि सूक्ष्म जीवों को किसकी सहायता से देखा जा सकता है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा। ठीक है ना, ये सब मैं आपको इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। तो फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपने मान लो वीडियो नहीं देखी है और आपको ये चैप्टर समझने में दिक्कत हो रही है तो आप पहले वो सारी वीडियोस देख लो। इससे पहले 5 पार्ट्स हैं इस चैप्टर के, जिसमें मैंने चैप्टर आपको अच्छे से समझाया। जब आप उन वीडियो को देख लोगे फिर आपको जो क्वेश्चन हैं इनको समझने में ज़्यादा मजा आएगा। खैर, तो पहला पार्ट समझ में आ गया आपको कि सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। दूसरा जो है, इसमें बोला गया नीरे हरे शैवाल वायु से खाली स्थान का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा नाइट्रोजन। तो जो नीरे हरे शैवाल हैं वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था। अगला है अल्कोहल का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। तो किसकी सहायता से किया जाता है, ईस्ट की सहायता से। ठीक, अगला है हैजा डैश के द्वारा होता है। तो हैजा जीवाणु के द्वारा होता है, ये आपको याद रखना है। तो ये था इसका पहला। अब बात करते हैं इसके अगले, यानी कि जो प्रश्न संख्या 2 है इसकी। यहाँ पे क्या बोला गया है, सही के आगे, ठीक है, ऐसा निशान लगाना है। ठीक, तो यहाँ पर जो इसका पहला हिस्सा, इसमें बोला गया ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। तो ईस्ट का उपयोग किस में होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। जो सही विकल्प है वो आपको चुनना है और उस पर टिक लगाना है। तो हमें पता है कि भैया जो ईस्ट है इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग अल्कोहल बनाने में होता है इन चारों में से। जिसका दूसरा हिस्सा है, इसमें से बोला गया निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिन, तीसरा है अल्कोहल और चौथा है ईस्ट। तो इसमें से हमें सही पे निशान लगाना है। तो हमें पता है कि भाई स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है ये एक प्रतिजैविक है। जब मैंने आपको प्रतिजैविक के बारे में पढ़ाया था तो इसका उदाहरण भी दिया था। प्रतिजैविक क्या होते हैं, वो औषधियाँ जो या तो जीवाणुओं को पूरी तरह से नष्ट कर दें या फिर उनकी वृद्धि को रोक दें या धीमा कर दें, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रतिजैविक बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर स्ट्रेप्टोमाइसिन एक प्रतिजैविक है। इंग्लिश में इस प्रतिजैविक को बोला जाता है एंटीबायोटिक। ठीक है, आपने एंटीबायोटिक बहुत बार सुना होगा। अगला क्या है, मलेरिया परजीवी का वाहक है। तो ये हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है। मादा एनाफ्लीज मच्छर जो होता है ये मलेरिया परजीवी का वाहक होता है। मलेरिया जो परजीवी है वो क्या होता है, प्लाज्मोडियम। ठीक है ना, तो प्लाज्मोडियम जो है उसकी वजह से मलेरिया होता है। और जो प्लाज्मोडियम है उसका वाहक कौन है, मादा एनाफ्लीज मच्छर। ठीक, अगला क्या है, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। ठीक है, तो ये तो चैप्टर के शुरू में ही आपको बताया था, घरेलू मक्खी। तो जो घरेलू मक्खी है ये संचरणीय रोगों को सबसे ज़्यादा इधर उधर फैलाती है, क्योंकि ये गंदगी पे बैठती है तो इसके पाँव में वो गंदगी चिपक जाती है, बहुत सारे कीटाणु वगैरह चिपक जाते हैं। जब ये खाने की वस्तु पे बैठती है तो वो कीटाणु वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, तो संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारण कौन है, घरेलू मक्खी। आपको याद रखना है, बहुत बार ये पूछा जाता है। ठीक, अगला है ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका क्या कारण है। तो यहाँ पर इसका कारण है ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि, क्योंकि जब ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि होती है, ईस्ट श्वसन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जिसकी वजह से वो, ठीक है, उसमें बुलबुले बन जाते हैं और इडली फूल जाती है। अगला क्या है, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है। तो ये हमने बहुत बार पढ़ा है, इसको हम बोलते हैं किण्वन। ठीक, अगला प्रश्न जो है उसकी बात करते हैं, प्रश्न संख्या 3। इसमें बोला गया कॉलम 1 के जीवों का मिलान कॉलम 2 में दिए गए उनके कार्यों से करिए। मतलब जो कॉलम 1 है इसमें कुछ जीवों के नाम लिखे गए हैं और जो 2 है कॉलम 2, यहाँ पर उनके कुछ कार्य लिखे गए हैं। हमें इनका सही मिलान करना है। तो पहला क्या है, जीवाणु।
ठीक है। तो जीवाणु अभी हमने देखा था हैजा का कारक, ठीक है, इसमें से किस पे लगेगा, ठीक है, हैजा का कारण। तो जो जीवाणु है इसको हम मिला देंगे इस पांचवे से, यानी हैजा का कारक है। हालांकि जीवाणुओं के और भी काम है, बट यहाँ पर जो है वो हमें जो नजर आ रहा है वो क्या है, हैजा का कारक। अगला क्या है, राइजोबियम। तो राइजोबियम के बारे में यार आपने बहुत बार पढ़ा था चैप्टर में, ये बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ मैं। ये राइजोबियम जो है वहाँ पे किससे मिलाएंगे, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में जो राइजोबियम है इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। ये दलहन वाले पौधों के जड़ों में पाया जाता है, वहाँ पे ग्रंथियाँ होती हैं उसमें, ठीक। अगला क्या है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। तो ये भी आपने बहुत बार देखा होगा, दही जमाने में काम आता है, ठीक है ना। तो लैक्टोबैसिलस को किससे मिला देंगे, दही का जमना। अगला ईस्ट है, तो ईस्ट में भी हमने देखा था ब्रेड की बेकिंग, ठीक है, ब्रेड फूल जाती है, क्वेश्चन भी था थोड़ी देर पहले, तो ईस्ट भी समझ में आ गया। अगला एक प्रोटोजोआ, ठीक है। तो मलेरिया का कारण होता है एक प्रोटोजोआ, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। जो प्लाज्मोडियम है थोड़ी देर पहले भी जिसके बारे में डिस्कस किया, वो एक प्रोटोजोआ होता है, ठीक है, और इसी की वजह से मलेरिया होता है, ठीक। अगला जो प्रश्न है यानी प्रश्न संख्या 4, इसमें बोला गया है क्या सूक्ष्मजीव बिना किसी यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं, यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सूक्ष्मजीव बिना किसी यंत्र के नहीं देखे जा सकते, इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की जरूरत पड़ती है, ठीक। अगला जो प्रश्न है यानी प्रश्न संख्या 5, इसमें बोला गया सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये मैंने बताया था कि सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा जा सकता है, जो कि इस प्रकार हैं। पहला जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा प्रोटोजोआ और चौथा शैवाल, ठीक है। यहाँ पर अभी विषाणु की हम बात नहीं कर रहे, वायरस की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग कैटेगरी है, ठीक है। फिलहाल अभी जिन 4 के बारे में आपको पढ़ना है वो ये 4 हैं, ठीक। अब यहाँ पर मैंने सबके उदाहरण भी लिख दिए हैं, जैसे जीवाणु में क्या आएगा, राइजोबियम एक जीवाणु है, बैसाइलस एक जीवाणु है। कवक में क्या आएगा, पेंसिलियम, राइजोप्स, ये कवक के उदाहरण हैं। प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम, ये प्रोटोजोआ के उदाहरण हैं। शैवाल, क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा, ये सब क्या हैं, शैवाल के उदाहरण हैं, ठीक है। मैंने उदाहरण भी लिख दिया, हालांकि उदाहरण नहीं लिखने हैं, अगर नहीं लिखोगे तब भी कोई बात नहीं, आपको ये 4 वर्ग बताने थे, बट अगर आप उदाहरण भी लिख देते हो तो उत्तर थोड़ा आपका ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं। अगला क्या है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्मजीवों के नाम लिखिए। तो ये भी मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है चैप्टर में। कौन कौन है, राइजोबियम और नीले हरे शैवाल, ये क्या करते हैं, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो ये प्रश्न 6 भी आपको समझ में आ गया। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, इसमें बोला गया है हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्मजीवों के बारे में 10 पंक्तियां लिखिए। 10 लाइनें आपको लिखनी है, जिसमें हम ये बता रहे होंगे कि सूक्ष्मजीवों का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, ठीक। तो देखते हैं इसका उत्तर। यहाँ मैंने लिखा है सूक्ष्मजीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं, हालांकि इनकी हानियां भी होती हैं, लेकिन हानियां हम अगले प्रश्न में देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, इसका पहला उपयोग मैंने क्या लिखा है, इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। दूसरा, प्राचीन काल से ही सूक्ष्मजीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता रहा है। तीसरा, औषधि उत्पादन में इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं, प्रतिजैविक बनाए जाते हैं इनके उपयोग से, और भी बहुत सारे की दवाइयाँ बनाई जाती हैं। चौथा, कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में इनका उपयोग किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। अगला है ये वातावरण को साफ रखने में सहायक है। आपने देखा होगा जब कोई जीव मर जाता है तो उसका शरीर सड़ गल के मिट्टी बन जाता है, अपघटित हो जाता है। क्यों होता है, सूक्ष्म जीव उसको अपघटित करते हैं, मतलब ये हमारे वातावरण को साफ रखने में सहायक है, ठीक। इसके बाद और कौन सा उपयोग है इनका, छठा उपयोग मैंने लिखा है इनके उपयोग से प्रतिजैविक बनाए जाते हैं, ठीक है, यानी एंटीबायोटिक्स। अगला मैंने लिखा है ये अचार, पनीर इत्यादि बनाने में सहायक हैं, ठीक है, ये किण्वन में सहायक होते हैं। इनके उपयोग से सिरका भी बनाया जाता है, ठीक है, और ये पौधे एवं जंतुओं को रोगों से बचाने में उपयोगी हैं। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि इनकी मदद से हम टीका यानी कि वैक्सीन भी बनाते हैं, ठीक। ये समझ में आ गया आपको। अब आगे देखते हैं अगला यानी प्रश्न संख्या 8 जो है, इसमें सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली हानियों का विवरण कर। जैसे इससे पिछले प्रश्न में हमने सूक्ष्म जीवों का उपयोग पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, उनसे होने वाली हानियाँ, मतलब इनसे बहुत सारी हानियाँ भी होती हैं हमें। तो यहाँ पर मैंने लिखा है सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली कुछ हानियाँ निम्नलिखित हैं। पहली क्या है, बहुत सारे सूक्ष्म जीव हानिकारक होते हैं। ये हानिकारक सूक्ष्म जीव
मनुष्यों, पशुओं तथा पौधों में अनेक तरह के रोग उत्पन्न करते हैं, मतलब इनसे बहुत तरह की बीमारियां भी होती हैं। ठीक। दूसरा, कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े तथा चमड़ों से बनी वस्तुओं को खराब कर देते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप चमड़े का जूता ऐसे ही रख दो नमी वगैरह में, तो कुछ दिनों बाद वो सड़ने लगने लगता है, उस पर फफूंद लग जाती है, वो खराब होने लगता है। ठीक है ना। तो मतलब जो सूक्ष्म जीव हैं ये भोजन, कपड़े, चमड़ों से बनी चीज़ों को आसानी से खराब कर सकते हैं। अगला क्या है? अगला है एंथ्रेक्स। एक भयानक रोग है जो मनुष्य तथा पशुओं दोनों में होता है। यह रोग बेसिलस एंथ्रेसिस नाम के जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि बहुत बार ये पूछा जाता है कि जो एंथ्रेक्स है वो किस के कारण होता है, तो आपको याद रखना है इसका उत्तर आएगा बेसिलस एंथ्रेसिस नाम का जीवाणु होता है जिसके कारण एंथ्रेक्स रोग होता है। ठीक है, और ये रोग मनुष्यों में भी होता है, पशुओं में भी होता है। अगला है इसका होने वाली हानियों में, गाय के खुर एवं मुंह में होने वाले रोग वायरस के कारण होते हैं। वायरस भी एक क्या है? सूक्ष्म जीव है। अगला है रोगाणु हवा, पेय जल तथा भोजन के द्वारा शरीर में प्रवेश कर लोगों को बीमार कर देते हैं। इसके बाद जो अगला और आखिरी प्रश्न है इस चैप्टर का, इसमें बोला गया प्रतिजैविक क्या है। प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। ठीक है, तो प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक्स। तो यहाँ पर मैंने लिखा है ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को या तो नष्ट कर देती हैं या उनकी वृद्धि को रोक देती हैं, उनको हम बोलते हैं प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक। ठीक है, इसका उदाहरण भी लिख दिया मैंने, क्योंकि बहुत बार उदाहरण पूछ लेते हैं कि भाई एंटीबायोटिक के 2 उदाहरण बता दो, 3 उदाहरण बता दो। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उदाहरण है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। ये सब क्या है? आदि प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक के कुछ उदाहरण हैं। ठीक, अब पूछा गया था कि इनको लेते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, तो इसके उत्तर में मैंने लिखा है इनको लेते समय कुछ सावधानियां जरूरी हैं। जैसे पहली सावधानी क्या है? इनको केवल डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए। ठीक, दूसरा क्या है कि इनका कोर्स पूरा करना चाहिए। जितने दिन आपको डॉक्टर ने खाने को दवाई बोली है, जितनी खुराक दवाई खाने को बोली है, आप वो कोर्स पूरा कीजिए। अगर आप बीच में छोड़ देते हैं इन दवाइयों को, तो होता क्या इससे कि जब बाद में आपको ये दवाइयाँ कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़ती है तो उनका असर कम होता है आपकी बॉडी पे। ठीक है ना, तो इसीलिए जितना भी कोर्स है वो आपको पूरा करना चाहिए। तो ये हो गया, ये था आपका चैप्टर नंबर 2